नमस्कार किसान भाइयों। मैं शिवरकर प्रभाकर के डिस्ट्रिक्ट सोलापुर एट पोस्ट ऑफिस महाराष्ट्र। मेरा यूट्यूब चैनल पोमोग्रेनेट रिफॉर्म इस इस पे आप सब किसान भाई को मेरा हार्दिक स्वागत। मैं आज आपको पोमोग्रेनेट अंबिया बहार मैनेजमेंट का 2020 का उसका जो शेड्यूल है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो पहला जो है ये हर साल का जो क्लाइमेट एक सरी का नहीं होता, इसलिए हर साल का जो मैनेजमेंट का शेड्यूल अलग अलग साल का जो है वो चेंज हो जाता है। जैसा क्लाइमेट होता है वैसा ही वो क्लाइमेट के हिसाब से वो शेड्यूल भी चेंज, मैनेजमेंट का शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो 2020 का जो मैनेजमेंट का शेड्यूल है वो अगले साल आपको यही रहेगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगले साल का क्लाइमेट कैसा है वही हिसाब से वो अगले साल का मैनेजमेंट का शेड्यूल रहेगा। तो मैं आज आपको ये साल 2020 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हेवी रेन हुआ है और वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चला। इसलिए जो उनका जो ये रेन हुआ है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, जो ट्रैक पे अनार के बगीचे ज़्यादा है वही ट्रैक पे ज़्यादा हुआ है। इसलिए ये जिन्होंने हस्तबार पकड़ा है 2020 का सितंबर महीने में, उनका बहुत किसान का इसमें जो हस्तबार है वो फेल हुआ है। इसलिए वो सब किसान फिर अंबिया बहार लेने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये साल रेगुलर अंबे बहार लेने वाले जो किसान है और हस्तबहार जो फेल हुआ है वो किसान भी इसमें आने वाले हैं। इसलिए ये साल अंबिया बहार लेने वाले किसानों की जो ज़्यादा किसान होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए ये साल थोड़ा सा यानी अंबे बहार में जो हार्वेस्टिंग के बाद जो माल आएगा उसमें थोड़ा रेट डाउन हो सकता है। इसलिए आपको उसके क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसके साइज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसके ग्लेजिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जो हो सके वो आप जो करना है वो कम से कम खर्चे में, जो लगता है उसको तो खर्चा करना ही पड़ेगा, लेकिन फिजूल खर्चा कम करो और जो लगता है वो खर्चा सही तरीके से करो। तो मैं आपको ये हेवी रेनी होना है हुआ था, इसलिए अनार के पेड़ के ऊपर हेवी रेन के कारण जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो रेन हुआ था बहुत हेवी था, यानी बहुत ज़्यादा रेन था, बारिश बहुत ज़्यादा थी। इसका असर अनार के पेड़ पे ऊपर बहुत बुरा पड़ा है, क्योंकि जो आपका जो पत्तियां है वो पत्तियां बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण सर्सकोपरा हो, कोलोटोट, जो पानी ज़्यादा होने से कोलोट्रिकम का हो, अल्टरनेरिया का हो, ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट का जो स्पॉट पत्तियों के ऊपर आया है उसके वो पत्तियां सब पेड़ में 40 से 50% पत्तियां डिफॉलिएशन हो गई है, यानी गिर गई है। इसलिए जो बची हुई पत्तियां है उसके ऊपर ही आपको जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर ही करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा बारिश होने के कारण जो जिनका ये हस्तबहार वाले का तो हस्तबहार वाले का किसान का जो हस्तबहार फेल हुआ है, लेकिन जो किसान ने अंबे बहार लिया था
2020 में जनवरी फरवरी मार्च में, तो उनका जो हार्वेस्टिंग 2020 में जुलाई अगस्त और सितंबर में हुआ है, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि जो 2020 का अंबिया बहार जिसका तुम डिफॉलिएशन 2021 में जनवरी फरवरी या मार्च में करने वाले हैं, तो उसके लिए भी एक हिसाब ज़्यादा बारिश के कारण कोई आगे बहार के लिए पेड़ को कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पानी जो ज़्यादा बारिश के कारण पूरा पानी जो सॉइल को पूरी गीली होने के कारण वो ट्रीटमेंट नहीं कर सके, तो इसके लिए उनको भी प्रॉब्लम आ गया है। तो आज मैं आपको पहला मेरा पॉइंट है, जो किसान हमेशा अंबिया बहार लेते हैं उनके लिए उनको मालूम होता है कि कौन अंबिया बहार ले सकते कौन नहीं ले सकते, लेकिन जो हस्त बहार वाले हैं उनको मालूम नहीं रहता। इसलिए मैं हस्त बहार वाले को बोलना चाहता हूँ कि जिसके पास समर में अप्रैल में महीने में उनके पास पानी है, ये साल तो पानी मिलेगा, ये साल का प्रॉब्लम नहीं है, वो अंबिया बहार ले सकते हैं। दूसरी बात, जो उसकी जो सॉइल कैसी है, सॉइल रेतीली यानी सैंडी यानी रेतीली है, हल्की है, हेवी है यानी डीप सॉइल है, तो इसके ऊपर वो अंबिया बहार ले सकते हैं। तीसरी बात, वो जो आपका अंबिया का अनार का जो पेड़ है, अनार का बगीचा है, उसका जो पॉइंट है उसके आजू बाजू में इरिगेटेड एरिया है क्या? अगर एरिया अगर नहीं होगा तो आपको लू यानी गर्मी की हवा जो चलती है उसको जो लू बोलते हैं, लू के कारण आपको फ्रूट का बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये मैं आपको आगे डिटेल से बोलने वाला हूँ। पहली जो है, जो ज़्यादा बारिश होने के कारण ये साल जो हेवी सॉइल है, तो उसमें अभी तक हेवी सॉइल में अभी तक तो सब किसान ने बगीचे तान पे छोड़ दिए, यानी वो सब बगीचे पानी के ट्रेस के लिए छोड़ दिए, लेकिन अभी तक जो हेवी सॉइल है उसमें बिल्कुल ही ट्रेस नहीं बैठा है, क्योंकि उसमें जो पानी है, बारिश ज़्यादा होने के जो पानी है वो उनके सॉइल में अंदर चला गया है। इसलिए वो हेवी सॉइल वाले के लिए वो प्रॉब्लम आ रहा है, और जो हल्की सॉइल वाला है उनका जो है उनको तान बैठा होगा, और जो जिसकी सॉइल सैंडी यानी रेतीली है वो अंबिया बहार नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जो रेतीली सॉइल में क्या होता है, वाटर होल्डिंग रेतीली सॉइल में वो रेती सॉइल पानी पकड़ नहीं सकती, वो जो पानी ऊपर से दिया सीधा नीचे चला जाता है, वो सॉइल में वो सॉइल पानी नहीं पकड़ सकती, उसको वाटर होल्डिंग बिल्कुल नहीं रहता, इसलिए जो पानी दिया वो सब नीचे चला जाता है। तो अंबिया बहार वो रेतीली सॉइल वाले किसान भी नहीं ले सकते। तो इससे क्या हुआ, जो ये साल तो मैंने आपको जो बगीचे तान पे डाले हैं, इसलिए ये साल थोड़ा लेट ये आपको प्रोग्राम करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक आपको सॉइल को तान नहीं बैठेगा यानी पानी का ट्रेस अच्छा नहीं मिलेगा, तब तक को आपका बगीचा फ्लावरी कोई आगे का मैनेजमेंट का शेड्यूल करने के लिए नहीं कर सकते। तो मैं आपको उसके बारे में जो है, तो दूसरी बात ये है कि जो पत्ते हैं
पेड़ की पत्तियाँ ज़्यादा बारिश होने के कारण, मैंने तो अभी बोला है कि बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण और पत्ती के ऊपर और कोई धब्बे के कारण 40 से 50% तक पत्तियाँ पत्तियों का डिफॉलेशन हुआ है, यानी गिर गई है। जो बची हुई पत्तियाँ, इसके ऊपर आपको जो आगे का जो स्प्रे का शेड्यूल है उसके ऊपर ही लेना पड़ेगा। तो मैं आपको इसके बारे में बोलता हूँ कि जो हल्की सॉइल वाले ये अभी तान तान के ऊपर आए होंगे तो वो खाली काम कर सकते स्प्रे का शेड्यूल का। तो बाकी जो हेवी सॉइल वाले को जब मिलेगा उसके बाद वो कर सकता है ना, उसको लेट हो इसका बाहर लेट हो सकता है। और दूसरी बात ये है, जो जिस किसान के हेवी सॉइल है वो किसान के लिए, अगर आपके बगीचे में तेलिया है और दूसरा कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम, बारिश के कारण बैक्टीरियल प्रॉब्लम बहुत आते हैं, तो अगर आपके सॉइल में, हेवी सॉइल में पानी तुम्हारा नीचे ज़मीन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी नीचे ज़मीन में जाएगा और बाकी पानी बह जाएगा, लेकिन वो सॉइल में ज़्यादा पानी होने के कारण तुम्हारे जो फ्रूट है उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट से फ्रूट रॉटन होके सब गिर जा सकते हैं। इसलिए आप हेवी सॉइल वाले भी, अगर तेलिया है और कोई बैक्टीरियल वो उसका आपका जो पॉइंट है वो सोच के आप अभी बाहर ले सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, वो आपका सब फ्रूट ज़्यादा बारिश होने, ये साल बारिश होने के कारण कोलेटेट्रिकम का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए तुम अभी बाहर लेना है नहीं लेना ये तुम सोच सकते हो। तो मैं आपको इसके बारे में बोला है। अब मैं दूसरा ये जो है कि जो अम्बिया भार लेते वक्त जो समर में, यानी अप्रैल मई महीने में आपको जो टेम्परेचर बढ़ने वाला है, आपको टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर 40 डिग्री के बाद जाएगा तो आपको जो आपके पास जो पानी है, तो आपको फ्रूट जो है टेम्परेचर के कारण जो रेड माइट और दूसरा कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम और जो समर के कारण जो तुम्हारी रींड है, फ्रूट की रींड, यानी उसको छाल बोलते हैं, फल की छाल जो बोलते हैं, वो एक जब सनलाइट के बाजू में वो स्टीफ होती है, यानी कड़क आती है और काली पड़ जाती है, और जो रेड माइट से आपका जो रींड का जो ये वो स्कॉर्चिंग आता है। तो और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा टेम्परेचर के कारण आपके फ्रूट के ग्रेन यानी दाना वो काला होने के कारण आपको बाज़ार में वो माल नहीं सेल हो सकता। इसलिए आपके पास जो टेम्परेचर आपके फील्ड के ऊपर डाउन करने के लिए खाली ड्रिप से वो नहीं चलने वाला। 10 या 12 दिन के बाद आपको फ्लो वाटर आपके पास होना है, नहीं तो क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। और दूसरी बात जो है, 40 डिग्री के बाद आपका जो बगीचे का जो पॉइंट है उसके बाजू में जो इरिगेटेड एरिया होगा, तो जो लू रहता है वो कम हो जाएगा। अगर इरिगेटेड एरिया नहीं होगा तो आपके बगीचे को लू का प्रॉब्लम आ सकता है। लू से आपका जो फ्रूट का जो है
बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप उसमें जो अचानक लू से अचानक बगीचे में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। लू का टाइम जो रहता है उसमें 2 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट जो लू का टाइम है। जो अगर आपका जो उधर का रेगुलर टेम्परेचर 42 डिग्री है, तो लू के टाइम वो 2 गुना 3 गुना अचानक बढ़ जाता है। इसके कारण वो आपको फ्रूट को बहुत नुकसान देके आगे चला जाता है। तो इसलिए आप, और तीसरी बाजू, अगर आपका बगीचे का पॉइंट हिल पे है यानी हाइट पे होगा तो भी आपको लू का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसलिए तुम ये अंबिया भाग लेने का है, अगर नहीं लेने का ये तुम सोच सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आपको ये साल ज़्यादा किसान होने के कारण आपका जो फ्रूट है उसकी साइज़ अच्छी होनी चाहिए, उसका ग्लेजिंग अच्छा होना चाहिए, और उसका क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास खाली ड्रिप से पानी आप दे सकते तो आपको साइज़ नहीं मिलेगी। अगर आप फ्लो वाटर देंगे तो आपको फ्रूट की साइज़ भी मिल सकती है। और समर में जो आने वाले डिसीज़ है वो भी आपके सब कंट्रोल हो सकते हैं फ्लो वाटर से। इसलिए पानी जिसके पास है वो ही खाली समर में बगीचा पकड़ सकते हैं। इसलिए आपको ये साल एक तो ज़्यादा किसान होने से जो रेट है वो गिरने के चांसेस ज़्यादा हो गए। इसलिए आप जो किसान ये सोच रहे हैं तो वो किसान तुम्हारा जो हस्तबार है वो रेगुलर ले सकते हैं, क्योंकि ये साल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरी बात जो है, जो आपने जो हस्तबार लिया था 2020 में सितंबर में, उस वक्त जब आपने 2020 में जो आपका जो 2020 में जो हार्वेस्टिंग हुआ था मार्च अप्रैल में, जो गए हस्तबार का जो हार्वेस्टिंग हुआ था मार्च अप्रैल में, तो उस वक्त आपने आगे हस्तबार के लिए कोई पेड़ में कोई स्टोरेज के लिए कोई ट्रीटमेंट किया था क्या? नहीं किया होगा तो आपके पेड़ में स्टोरेज है क्या? नहीं है। और जो इस वक्त जो आपका बगीचा फेल हुआ है तो आपके बगीचे में जो पेड़ में स्टोरेज नहीं होगा तो भी आपको स्टोरेज के लिए प्रॉब्लम, फूल के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। और अंबिया बहार वाले को भी ये साल क्या है कि आपने जो हार्वेस्टिंग 2020 का हार्वेस्टिंग आपने जुलाई, अगस्त और सितंबर में किया है, उसके बाद आप हार्वेस्टिंग होने के बाद ये साल आप कुछ भी कोई मैनेजमेंट, स्टोरेज का मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट करने के लिए बीच में समय बिल्कुल नहीं है। तो आपने जो पहला अंबिया बहार का हार्वेस्टिंग किया था 2019 का, 2019 का जो तुमने हार्वेस्टिंग किया तो उस वक्त से 2020 का जो तुमने जनवरी, फरवरी, मार्च में अंबिया बहार पकड़ते समय, उस वक्त जो 2019 के बाद जो आपने हार्वेस्टिंग किया था, तो जब तुमने 2020 का जो डिफॉलिशन किया था जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो उस वक्त आपने रिस्टोर करने के लिए कोई मैनेजमेंट किया था क्या? नहीं किया होगा तो ये साल आपके
पेड़ में रिस्टोर करने के लिए एक तो चांसेस नहीं है, और फिर भी पेड़ थोड़ा वीक हो सकता है, तो आपको फूल निकलने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरी बात यह है कि हस्तबहार हो या आंबिया बहार हो, हस्तबहार वाले ने सितंबर में 2020 के सितंबर में प्लांट का प्रूनिंग करते वक्त रूट का भी प्रूनिंग किया था क्या? और आंबे बहार वाले ने भी इस साल जनवरी में जो प्लांट का प्रूनिंग करते वक्त रूट का भी प्रूनिंग किया था क्या? नहीं किया होगा। तो ये आंबे बहार में आपको, आंबिया बहार वाले को तो रूट का प्लांट का प्रूनिंग करते वक्त रूट का प्रूनिंग करना पड़ेगा, और हस्तबहार वाले को तो कटिंग के लिए कोई कटिंग करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि करने का है तो रिफिल काड़ी का ये थोड़ा कट कर दे दो। दूसरी बात ये है, जो आंबिया बहार है और हस्तबहार है, बारिश के कारण वो सभी बगीचे के ऊपर बारिश के कारण जो हस्तबहार वाले के जिधर कटी प्लांट का प्रूनिंग करते वक्त जो शूट ज़्यादा निकले हैं, और वाटर शूट में पानी ज़्यादा होने के कारण वाटर शूट भी ज़्यादा निकले हैं, तो उनको थिनिंग करना पड़ सकता है। और आंबिया बहार वाले को तो प्रूनिंग के साथ वो निकालने वाले हैं, वो उनका तो प्रॉब्लम नहीं है। जो जितना हो सके आप पेड़ को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा थिनिंग कर ले लो, क्योंकि जो हवा है पेड़ में एक साइड से दूसरे साइड निकल के जानी चाहिए, और दूसरी जो ये दूसरी बाजू ये है, जो तुम्हारा सनलाइट है ऊपर से नीचे तक आना चाहिए, कि फोटोसिंथेसिस अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा फ्रूट अच्छा डेवलप हो जाएगा। ये सब आपको डेवलपमेंट के लिए जितना हो सके वो प्रूनिंग का जो करते वक्त थिनिंग का ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आपको अब मैं जो आपको जो बोला है, इसके बाद मैं आपको स्प्रे का जो शेड्यूल देने वाला है वो मैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर डालने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको अभी मैं तुम्हारे सामने बोलने वाला हूँ। तो स्प्रे का शेड्यूल है मेरा, तो स्प्रे आपको ले लेंगे तो आपको फूल अच्छे मिलेंगे। तो मेरा स्प्रे का शेड्यूल का जो पानी का फॉर्मुलेशन है वो 100 लीटर का है, यानी 100 लीटर का है। तो मैं हर बार 100 लीटर नहीं बोलूँगा। एक ही बार मैंने आपको बोला है ना कि मेरा स्प्रे का शेड्यूल है पानी का, वो 100 लीटर का है, यानी 100 लीटर का है। तो आप स्प्रे लेते समय जिसकी सॉइल हल्की है वो 4 दिन का 2 स्प्रे के बीच में अंतर रखना पड़ता, अंतर रखो। और जिसकी सॉइल हेवी है वो 2 स्प्रे के बीच में जो अंतर है 6 या 7 दिन का रखना पड़ेगा। तो मैं आपको जो मेरा स्प्रे का शेड्यूल है, क्योंकि काड़ी CN रेशो के लिए मैच्योरिटी करने के लिए जो अगर CN रेशो अच्छा होगा है, काड़ी में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट्स वो काड़ी में अच्छा होगा तो आपको फूल निकलने में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तो कार्बोहाइड्रेट्स मैच्योरिटी के लिए मैं आपको स्प्रे दे रहा हूँ, तो वो पहले आपको स्प्रे लेना पड़ेगा। तो मैं आपको स्प्रे अभी बोल रहा हूँ। तो पहला स्प्रे जो है, जो तुम्हारी जो बची हुई पत्तियाँ है उसके ऊपर ही सब काम करना पड़ रहा है। अभी जो बारिश के कारण बहुत सारी पत्तियाँ यानी 40 से 50% तक पत्तियाँ गिरी है, और जो बची हुई पत्ती के ऊपर आप
स्प्रे ले सकते हैं। पर लेकिन मैं आपको दूसरी बात ये बोलता हूँ, स्प्रे लेते वक्त अभी जो है क्लाइमेट जो है ये आप कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड यानी विंटर सीजन है, क्लाइमेट का विंटर सीजन होने के कारण क्लाइमेट में जो कमी होती है 25 डिग्री से कम हो कारण कम होने के कारण आप स्प्रे जो सनलाइट है वो उसका जो टेम्परेचर है कम होता है। इसलिए आप दूसरी बाजू ये है कि आपको जो फॉग है, फॉग के कारण क्लाइमेट में मॉइस्चर रहता है और पत्तियों के ऊपर भी मॉइस्चर रहता है और जो सॉइल है सॉइल में भी मॉइस्चर रहता है। इसलिए जो आपके अंदर की काड़ी है, मैं थोड़ा स्प्रे आगे ले जाता है, मैं थोड़ा बढ़ाता है, जो आपके अंदर की अच्छी काड़ी है, अगर आपको जो क्लाइमेट में मॉइस्चर है पत्ती के ऊपर वो मॉइस्चर पड़ता है और सॉइल में भी जो मॉइस्चर रहता है, इसके लिए जो अच्छी वाली काड़ी में वो पानी जाके वो फोटोसिंथेसिस होके जो काड़ी में वो पॉइंट को फूल अच्छे काड़ी में फूल निकलता है। तो आप बोलेंगे कि मैं ये फूल रखूँगा, मैं ये फ्रूट रखूँगा, तो ये नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास जब तुम स्प्रे डिफॉलिएशन का स्प्रे करेंगे तब तक आपके पास नए पत्तियाँ कितनी है, अगर पत्तियाँ ज़्यादा है, पत्तियाँ आपके पास नहीं होती, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनता है वो फ्रूट को या फूल को नहीं मिलने वाला। तो वो इसलिए आपको जो ये जो फ्रूट है और फूल है वो डेवलप नहीं हो सकता। और जो इथ्रेल के स्प्रे के साथ इथ्रेल का स्प्रे लेते वक्त वो सब ड्रॉप होने वाला है, तो आप वो पकड़ने के चांसेस आपको पकड़ नहीं सकते। तो मैं आपको अभी जो मेरा काड़ी मैच्योरिटी का शेड्यूल है वो आपको दे रहा हूँ। ये शेड्यूल मेरा मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर भी आएगा। तो मेरा जो शेड्यूल है, मेरा स्प्रे का शेड्यूल, स्प्रे का जो ये फॉर्मुलेशन है 100 लीटर पानी का है। तो पहला स्प्रे है 13 40 13 500 ग्राम। मैं फिर बोलता हूँ 13 40 13 500 ग्राम। दूसरा स्प्रे है अगर आपकी सॉइल हल्की है तो 4 दिन के बाद 00 54 34 500। मैं उसके साथ पानी कितना लगता है ये बोलने वाला नहीं आपको, तो फॉर्मुलेशन मैंने ऊपर दिया है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर मैं आपको दूसरा स्प्रे जो बोल रहा हूँ तो 00 52 34 500, उसके साथ चिलेटेड पोटेशियम मॉलिब्डेनम 20 ppm, यानी कि 20 ppm उसके साथ लेना है। 4 दिन के बाद 13 00 45 13 00 45, इसको दूसरा भी नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको आप बोल सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट यानी 13 00 45 ये होता है। तो वो 500, अब 500 ग्राम ये लिख सकते हैं। और जो मैंने दूसरा 500 ग्राम और उसके साथ चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स
चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स 100 ग्राम। ये मेरा एक राउंड पूरा हो गया। उसका ही दूसरा राउंड में 4 दिन के बाद फिर जो लास्ट स्प्रे हुआ है तीसरा पोटेशियम नाइट्रेट का, उसके बाद 4 दिन में चौथा स्प्रे 13, 40, 13 500 ग्राम। फिर मैं बोलता हूँ 13, 40, 13 500 ग्राम। उसके बाद 4 दिन के बाद फिर 00, 52, 34 500 ग्राम। मैं फिर आपको बोलता है 30, 00, 52, 34 500 ग्राम। उसके साथ चिलेटेड पोटेशियम मॉलिब्डेनम, चिलेटेड पोटेशियम मॉलिब्डेन 20 ppm, यानी 20 ppm। और तीसरा स्प्रे छठा स्प्रे है, ये 5वां स्प्रे हो गया। अब छठा स्प्रे जो है 6वां स्प्रे यानी 6th स्प्रे 13, 00, 45। फिर बोलता हूँ 13, 00, 45। इसको आप पोटेशियम नाइट्रेट भी बोल सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट यानी 13, 00, 45 वही होता है, तो इसको आप पोटेशियम नाइट्रेट भी बोल सकते हैं। वो भी 500 ग्राम। और उसके साथ चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 100 ग्राम। फिर मैं बोलता हूँ चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 100 ग्राम। तो ये मेरा जो शेड्यूल है उसका आप स्प्रे ले लो, आपको काड़ी मैच्योरिटी अच्छी मिलेगी, आपको फूल अच्छा आएगा। और मैं और एक आपको पॉइंट दे देता हूँ कि कोई भी पेड़ खुद सिलिकॉन डेवलप कर सकता है। वो पेड़ में यानी वो पेड़ खुद बना सकता है, क्योंकि सिलिकॉन का काम जो होता है आपका वायरल, बैक्टीरियल और फंगल, इसको जो रेजिस्टेंस पावर जो रहती है, सिलिकॉन का काम क्या होता है, कोई डिसीज़ को फेस करने के लिए रेजिस्टेंस पावर की लेवल बढ़ाने का काम पेड़ में करता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है, जो वायरल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़ या फंगल डिसीज़ हो, उसको रोकने के लिए काम करता है। और दूसरा काम जो इसका होता है वो एंटी ट्रेस का भी काम करता है। कोई ट्रेस पेड़ में आ गया है, कोई कारण पेड़ को ट्रेस आ गया है किसका, तो वो एंटी ट्रेस का भी काम कर सकता है। लेकिन आप स्प्रे अगर इसमें लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन आप आगे भी ले सकते हैं। आप पूरा सीज़न में 4 या 5 बार वो सिलिकॉन का स्प्रे लेने से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जो तुम्हारा तेलिया है, तेलिया के लिए ये स्प्रे सबसे अच्छा है, क्योंकि वो तेलिया ठीक से कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंट पावर जो लेवल बढ़ता है पेड़ में, इसलिए जो कोई भी डिसीज होता है वो रोकने के काम अच्छा करता है। इसलिए सिलिकॉन जो है, कभी कभी आप समर में ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण आपको सिलिकॉन का 1 या 2 बार स्प्रे ले सकते हैं, कि जो उस वक्त जो आपको जो प्रॉब्लम आ सकते हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। और रेनी सीज़न में जो अगर आपको ज़्यादा बारिश होती है तो तेले वाले को जो स्पॉट आते हैं उनके लिए भी वो स्प्रे करना ठीक रहता है। और दूसरे भी बैक्टीरियल ब्लाइट होते हैं, फंगल डिसीज होते हैं, उसको भी वो रोकने में अच्छा काम करता है। और तीसरी बात जो है, समर में जो ट्रेस पेड़ के ऊपर आता है
वो ट्रेस निकालने का भी काम सिलिकॉन कर सकता है। तो मैं सिलिकॉन के बारे में भी आपको बोल दिया है। पूरा सीज़न में आप 4 या 5 बार वो ले सकते हैं। अगर आप जब यूरिया का यूज़ करते समय भी ये ले सकते हैं, क्योंकि जिसके बगीचे में तेलिया है जब यूरिया यूज़ करते हैं तो ये ले सकते हैं। तो मेरा अभी जो आगे का वीडियो है इथ्रेल से फ्रूट सेटिंग तक मैं आगे डालने वाला हूँ। तो मेरा ये वीडियो था जो अमियाभाग का जो शेड्यूल है, जो मैंने जो दिया है, तो काड़ी मैच्योरिटी तक का दे दिया है। और आगे का जो इथ्रिल का स्प्रे है यानी डिफॉलिशन का स्प्रे है, तो मैं आगे फ्रूट सेटिंग तक का आगे दे दूँगा। नमस्कार।